आगे देखिए, संसार में देश भेद के अनेक प्रकार के मनुष्य हैं। उनकी संस्कृतियां भी अनेक हैं। यह नानात्व अनिवार्य है। वह मानवीय जीवन का झंझट नहीं, उसकी सजावट है। देखिए, संसार में विभिन्न प्रकार के देश हैं। देश भेद यानी कि विभिन्न प्रकार के देश हैं और उनमें रहने वाले लोग भी अनेक प्रकार के हैं, अर्थात वहाँ की प्रकृति के अनुसार वहाँ के लोग हैं। उनकी संस्कृतियाँ भी अनेक हैं। अब चूंकि संस्कृति भी देखिए कुछ कुछ हमारे जो क्लाइमेट है उस पर भी डिपेंड करती है, उस पर भी आधारित होती है। जिस देश की जलवायु जैसी रहती है, जैसा वातावरण रहता है, उसकी संस्कृति भी उसी के अनुसार होती है। यही कारण है कि विभिन्न देशों में अलग अलग तरह के पहनावे होते हैं, अलग अलग तरह की मान्यताएं होती हैं। और लेकिन अब यहाँ नानात्व अनिवार्य है, यानी कि यहाँ अलग अलग प्रकार की संस्कृति का होना क्या है, अनिवार्य है। लेकिन इसको हम मानवीय जीवन का हमें झंझट नहीं समझना चाहिए। वह उसकी क्या है, सजावट है। क्योंकि प्रत्येक देश के जो जलवायु है वह अलग है, तो प्रत्येक देश की संस्कृति का अलग होना स्वाभाविक है। तो वो वहाँ की क्या है, सजावट है। किंतु देश और काल की सीमा में बंधे हुए हमारा घनिष्ठ परिचय या संबंध किसी एक संस्कृति से ही संभव है। अब चूंकि हम लोग किसी एक देश में रहते हैं और एक समय की सीमा में हम से बंधे हुए हैं, तो उसी से हमारा घनिष्ठ परिचय होता है, अधिक परिचय होता है। यह संबंध किसी एक संस्कृति से ही हमारा संभव है, क्योंकि हम एक देश विशेष में रहते हैं। वही हमारी आत्मा और मन में रमी हुई होती है और उनका संस्कार करती है। और उस देश की जो संस्कृति है वही क्या कहलाती है, हमारी आत्मा कहलाती है। और हमारे मन में वही क्या होती है, रमी हुई होती है। हम उसे ही श्रेयस्कर मानते हैं, उसे ही हम श्रेष्ठ मानते हैं। यूं तो संसार में अनेक स्त्रियां और पुरुष हैं, पर एक जन्म में जो हमारे माता पिता बनते हैं उनके गुण हम में आते हैं और उन्हीं को हम अपनाते हैं। ऐसे ही संस्कृति का संबंध है, वह सच्चे अर्थों में हमारी धात्री होती है। अब देखिए, यहाँ लेखक संस्कृति को माता पिता से जोड़कर हमें उदाहरण देके समझा रहे हैं कि जिस प्रकार हमारे यूं तो स्त्री पुरुष बहुत से होते हैं संसार में, लेकिन एक हमारे माता पिता होते हैं जिनकी हम सारी बातों को अपनाते हैं और उन्हीं के सारे गुणों को हम अपनाते हैं। इसी प्रकार विभिन्न देशों की संस्कृति अलग है, तो वहीं की जो धरती है, वहीं की जो संस्कृति है वो हमें अच्छी लगती है और उन्हीं को हम अपनाते हैं। ऐसे ही संस्कृति का संबंध है, यानी कि वही क्या है, सच्चे अर्थों में हमारी धात्री होती है। इस दृष्टि से वह संस्कृति हमारे मन का मन, प्राणों का प्राण और शरीर का शरीर होती है। इसका यह अर्थ नहीं कि हम अपने विचारों को किसी प्रकार संकुचित कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ लेखक ये कहना चाहता है कि हम यदि एक संस्कृति को अपनाते हैं तो उसका यह मतलब कतई नहीं है कि हम संकुचित हैं। इसका यही कारण है कि हम एक जलवायु विशेष में रहते हैं और हर एक देश की जलवायु अलग रहती है, हर एक देश की संस्कृति अलग होती है। इसी कारण हमें अपनी संस्कृति सबसे अधिक प्रिय होती है। इसका अर्थ ये नहीं है कि हम संकुचित विचारों के हैं। सच तो यह है कि जितना अधिक हम एक संस्कृति के मर्म को अपनाते हैं, उतने ही ऊंचे उठकर हमारा व्यक्तित्व संसार के दूसरे मनुष्यों, धर्मों, विचारधाराओं और संस्कृतियों से मिलने और उन्हें जानने के लिए समर्थ और अभिलाषी बनाता है। ठीक है, यानी कि हम जितना अधिक अपनी संस्कृति को समझेंगे, उतना ही अधिक हमारे जो विचार है दूसरी संस्कृतियों के प्रति और हमारी जो अभिलाषा है उनको जानने के प्रति, वो उतनी ही अधिक होगी कि हम दूसरी संस्कृतियों को भी जानें। अपने केंद्र की उन्नति बाह्य विकास की नींव है। पहले हम अपनी उन्नति करते हैं, तब हम दूसरों की उन्नति को तवज्जो देते हैं या महत्व
देते हैं। कहते हैं घर खीर तो बाहर भी खीर, घर में एकादशी तो बाहर भी सब सूना। अब यहाँ पर लेखक कहावत के माध्यम से बता रहे हैं कि घर में यदि हमें अच्छा मिलता है, खाने को अच्छा मिलता है, तो बाहर भी हमें खाने को अच्छा मिलता है। घर में एकादशी यानी कि घर में यदि हमारा व्रत है, एकादशी है, तो बाहर भी क्या है, सब सूना, हमें बाहर भी कुछ नहीं खाना है, यानी कि बाहर भी हमें सब कुछ ऐसा ही मिलेगा। तो देखिए अब यहाँ कहावत का प्रयोग किया है लेखक ने। तो भाषा में जब इनका हम वो लिखेंगे, लेखक परिचय लिखेंगे, फिर इनका भाषा शैली लिखेंगे, तो उसमें हम फिर लिख सकते हैं कि लेखक ने कहावत का प्रयोग किया है। यह भाषा कैसी, इनकी भाषा वैसे संस्कृतनिष्ठ है ना, क्योंकि कठिन शब्दों का प्रयोग इसमें किया गया है, तो इनकी भाषा को हम संस्कृतनिष्ठ कह सकते हैं। कहावतों का प्रयोग किया गया है। और शैली शैली इनकी ज्यादा सरल तो हम नहीं कह सकते, तो थोड़ी सी क्लिष्ट हम इसको कह सकते हैं। शैली यानी कि लिखने का तरीका कैसा है, थोड़ा भाषा इनकी क्लिष्ट है। ठीक है, तो ये सब बातें इनके लेखक परिचय में आती हैं। उसके बाद इनकी रचनाएं आएंगी, तो रचनाएं आप लिख लीजिए याद करके। और लास्ट में इनके जैसे जो भी पैराग्राफ आएगा, तो फिर उसका लास्ट, पहले तो ये लेखक परिचय होगा व्याख्या के लिए, फिर उसमें यदि आता है विशेष आता है आखिरी में, तो उसमें भी हम लिख सकते हैं कि भाषा संस्कृतनिष्ठ है और कहावतों का प्रयोग है। आगे देखिए, एक संस्कृति में जब हमारी निष्ठा पक्की होती है तो हमारे मन की परिधि विस्तृत हो जाती है, हमारी उदारता का भंडार भर जाता है। देखिए, एक संस्कृति में जब हमारी निष्ठा यानी कि हमारी जो इच्छा है, हमारी इच्छा निष्ठा कैसी हो जाती है, पक्की होती है, तो हमारे मन की परिधि क्या हो जाती है, विस्तृत हो जाती है। हमारा मन और भी संस्कृतियों के अच्छी बातों को स्वीकार करने के लिए तैयार हो जाता है और हमारी उदारता का भंडार भर जाता है, यानी कि हम दूसरी देश की संस्कृति के प्रति भी उदार हो जाते हैं। इसलिए पहले क्या आवश्यक है, हमारा स्वयं की संस्कृति के प्रति हमारी निष्ठा होना और उसके प्रति हमारी विशेष आस्था होना। संस्कृति जीवन के लिए परम आवश्यक है। राजनीति की साधना उसका केवल एक अंग है। संस्कृति, राजनीति और अर्थशास्त्र दोनों को अपने में पचाकर इन दोनों से विस्तृत मानव मन को जन्म देती है। तो देखिए, संस्कृति से कोई अछूता नहीं रहा है। संस्कृति, राजनीति और आर्थिक दोनों ही क्षेत्रों में भी अर्थशास्त्र और राजनीति दोनों को अपने में पचाकर, यानी कि इनके पीछे भी कहीं ना कहीं संस्कृति ही मूल में होती है, विस्तृत मानव को जन्म देती है। राजनीति में स्थायी रक्त संचार केवल संस्कृति के प्रचार, ज्ञान और साधना से संभव है। राजनीति में स्थायी रक्त संचार किसके प्रचार से संभव है, संस्कृति के प्रचार से, ज्ञान और साधना से संभव है। यानी कि राजनीति में भी देखिए हमारे कुछ मापदंड होते हैं जो कि पहले से चले आ रहे हैं। इसको हम चाणक्य के उदाहरण से समझ सकते हैं कि चाणक्य की जो नीति थी वो आज भी हम उन नीतियों को आज भी हम अपना रहे हैं और आज भी हम उनकी मिसाल देते हैं, क्योंकि और एक इसके माध्यम से हमें प्राप्त हुई, संस्कृति के माध्यम से। संस्कृति वही है, बस दूसरे जो हमारे पूर्वज है, हमारी जो पुरानी जो पीढ़ी है, उनसे जो कुछ हम सीखते हैं, जो फिर उसे जब हम अपने जीवन में अपनाते हैं, वही क्या है, संस्कृति है। तो कोई भी क्षेत्र इससे अछूता नहीं रहा है। संस्कृति जीवन के वृक्ष का संवर्धन करने वाला रस है। संस्कृति हमारे जीवन रूपी जो वृक्ष है हमारा, उसका संवर्धन अर्थात विकास करने वाला रस है ना। जिस प्रकार वृक्ष के लिए पानी की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार यह संस्कृति रूपी रस है जो कि हमारे जीवन का विकास करता है। राजनीति के क्षेत्र में तो
इस उसके इन्हें गिने पत्ते ही देखने में आते हैं। अथवा यूं कहें कि राजनीति केवल पथ की साधना है, संस्कृति उस पथ का साध्य है। ठीक है, यानी कि राजनीति के क्षेत्र में इसकी कुछ चीजें ही देखने को आती हैं, लेकिन राजनीति यहाँ पर एक साधन के रूप में है और संस्कृति उसका साध्य कही जा सकती है। आगे पैराग्राफ में देखिए, भारतीय राष्ट्र अब स्वतंत्र हुआ है। इसका अर्थ है कि हमें अपनी इच्छा के अनुसार अपना जीवन ढालने का अवसर प्राप्त हुआ है। यानी कि लेखक बता रहे हैं कि अब भारत देश जो है स्वतंत्र है। अब हम क्या कर सकते हैं, अपनी इच्छा के अनुसार अपना जीवन ढाल सकते हैं और ये हमें एक बहुत बड़ा अवसर प्राप्त हुआ है। और अपनी इच्छा के अनुसार अपना जीवन, यानी कि हम अपनी संस्कृति के हिसाब से अपने जीवन को ढाल सकते हैं। जीवन का जो नवीन रूप हमें प्राप्त होगा वह अकस्मात अपने आप आ गिरने वाला नहीं है। उसके लिए जानबूझकर निश्चित विधि से हमें प्रयत्न करना होगा। अब जो रूप हमें प्राप्त हुआ है, जो हमें अवसर प्राप्त हुआ है, तो उसमें हमसे कोई भी अकस्मात यानी कि अचानक कुछ भी अपनाने को नहीं कहेगा, या हमें मजबूर होकर कुछ भी नहीं अपनाना होगा। जैसा कि हमें जब हमारा देश परतंत्र था तब हमें करना पड़ता था। अब हमें जानबूझकर निश्चित विधि से क्या करना पड़ेगा, प्रयत्न करना पड़ेगा। यानी कि जो कुछ हमें अच्छा लगेगा उसे हम, या अपनी जो पूर्वजों की संस्कृति है उसका विकास अब हम कर सकते हैं, उन बातों को अपने जीवन में अपना सकते हैं। राष्ट्र संवर्धन का सबसे प्रबल कार्य संस्कृति की साधना है। अब चूंकि हमारा देश स्वतंत्र हो चुका है, अब हमें इसका विकास करना है। तो राष्ट्र संवर्धन का सबसे प्रबल कार्य, प्रमुख कार्य क्या है, संस्कृति की साधना। संस्कृति की साधना कैसे हो सकती है, सांस्कृतिक बातों को अपनाकर। उसके लिए बुद्धिपूर्वक प्रयत्न करना आवश्यक है। बुद्धिपूर्वक प्रयत्न करना क्यों आवश्यक है, यानी कि अब हमें देखना होगा कि हमारी संस्कृति में कौन सी जो बातें हैं वो हमारे लिए लाभदायी हैं और कौन सी बातें हमारे लिए अच्छी नहीं है, लाभदायी नहीं है। तो उन्हें हमें बुद्धि के प्रयोग के माध्यम से उन्हें अपनाना होगा और अपनी बुद्धि की कसौटी पर उसे कसकर अपनाना होगा। देश के प्रत्येक भाग में इस प्रकार के प्रयत्न आवश्यक है। इस देश की संस्कृति की धारा अति प्राचीन काल से बहती आई है। हम उसका सम्मान करते हैं, किंतु उसके प्राण तत्व को अपनाकर ही हम आगे बढ़ सकते हैं। उसका जो जड़ भाग है, उस गुरुतर बोझ को यदि हम ढोना चाहें तो हमारी गति में अड़चन उत्पन्न हो सकती है। यहाँ पर लेखक कहते हैं कि देखिए कि जो हमारी संस्कृति का प्राण तत्व है, यानी कि जो हमारी संस्कृति अति प्राचीन है और इसमें बहुत सी अच्छी बातें हैं, जो इसका प्राण तत्व है, इसका जो प्रमुख रूप है जिससे ये पहचानी जाती है, उन्हें तो हमें अपनाना अवश्यंभावी है ही। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए जो कि इसका गुरुतर बोझ है, यानी कि इसकी कुछ बातें जो ऐसी हैं जो कि हमारे लिए लाभकारी नहीं है, श्रेयस्कर नहीं है, हमें कोई लाभ पहुंचाने वाली नहीं है। तो अगर हम उन्हें अपनाते तो वो हमारी जो विकास की गति है उसमें अड़चन ही पैदा करेगी। तो उस गुरुतर बोझ को न अपनाते हुए हमें जो प्राण तत्व है केवल उसे अपनाना चाहिए, जो हमारे समकालीन जीवन के लिए आवश्यक है और उसको आगे बढ़ाने में, उसकी गति को बढ़ाने में जो हमारे लिए कार्य कर सकती हैं, उन बातों को ही, उन संस्कृति संबंधित उन चीज़ों को ही हमें अपनाना चाहिए। निरंतर गति मानव जीवन का वरदान है। निरंतर गति यानी कि चलते रहना ही मानव जीवन का क्या है, स्वभाव है। जीवन की जो प्रकृति हम कह सकते हैं वो क्या है, गति, निरंतर गति यानी कि निरंतर चलते रहना। व्यक्ति हो या राष्ट्र जो एक पड़ाव पर टिका रहता है उसका जीवन भी ढलने लगता है। यदि व्यक्ति हो या कोई राष्ट्र हो, वो जब हम एक ही जगह पर रुक जाते हैं तो हमारा जीवन क्या होता है, ढलने लगता है। यानी कि अब हमें जीवन को आगे बढ़ाने के लिए अपनी संस्कृति में कुछ सुधार करना होगा। जो अच्छी बातें हैं उन्हें जो पुरानी संस्कृति में अच्छी बातें हैं
उन्हें अपनाना होगा, और जो अच्छी बातें नहीं हैं, हमारे लिए जो चीज़ें श्रेयस्कर नहीं है, उन्हें हमें नहीं अपनाना होगा। इस प्रकार हमारा जीवन विभिन्न पड़ावों से होता हुआ विकसित हो जाएगा। इसलिए चरेवेती की धुन जब तक राष्ट्र के रथ चक्रों में गूंजती रहती है, तभी तक प्रगति और उन्नति होती है। अन्यथा प्रकाश और प्राणवायु के कपाट बंद हो जाते हैं और जीवन रुंध जाता है। ठीक है, चरेवेती यानी कि चलते रहो। इसकी गूंज जब तक हमारे जीवन में रहती है, चलते रहने का मतलब यही है यहाँ पर कि हमें विभिन्न बातों को अपनाते हुए, विभिन्न अपने जो पूर्वज हैं उनके अनुभवों के लाभ से हमें जीवन आगे बढ़ाते रहना चाहिए। नहीं तो हमारी प्राणवायु के कपाट कैसे हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे और जीवन हमारा समाप्त हो जाएगा, जीवन रुंध जाएगा यानी कि समाप्त हो जाएगा। हमें जागरूक रहना चाहिए। ऐसा न हो कि हमारा मन परकोटा खींचकर आत्मरक्षा की साध करने लगे। हमें अपनी संस्कृति के प्रति, अपने जीवन के प्रति कैसे रहना चाहिए, जागरूक रहना चाहिए। हमें यह देखना चाहिए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे जीवन में कुछ ऐसी हानिकारक बातें हमारे जीवन में आ जाएं जो कि हमारे जीवन के लिए अच्छी नहीं है, और हमारा जीवन और मन हमारा परकोटा खींच ले। यानी कि परकोटा यानी कि अपने चारों ओर एक सुरक्षा कवच बना लेना। ठीक है, यानी कि हम डर के मारे अपने चारों ओर एक, यानी कि हम क्या हो जाएं, एक संकुचित विचारधारा के व्यक्ति हो जाएं। हमारी जो देश की संस्कृति है वो संकुचित हो जाए, और अपनी आत्मरक्षा यानी कि अपने आप को बचाने का ही